हाय एवरीवन, मैं रॉबिन शर्मा आप सभी के सामने हमारे वीकली करंट अफेयर डिस्कशन में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और आप लोगों को पता है कि हम अपने करंट अफेयर के डिस्कशन को वीकली करते हैं। डेली अपने डिस्कशन को करना और कुछ भी हवाबाजी वाली न्यूज़ को उठा लेना कोई मतलब भरा नहीं होता है। तो पूरे वीक में डिस्कशन होना एक थोड़ा सा अच्छी चीज़ हो जाती है। तो चलिए फिर हम अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये फरवरी मंथ के वीक 2 का डिस्कशन होगा, जिसमें हमारे कई सारे सवाल आपके साथ डिस्कस करे जाएंगे। आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो ये मेरे ना एप्लीकेशन का नाम है edu24। इसको आप डाउनलोड करके इसको यूज करके इसके अंदर जो कोर्सेज है ना, उसको एक बार आप जरूर चेक कीजिएगा। वो आपकी तैयारी में आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसे कि ये दो कोर्सेज अभी आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसके अंदर क्या है ना, कंप्लीट जीके और कंप्लीट इंग्लिश जैसे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर आपके एसएससी के जितने भी आज तक के एग्जाम हुए हैं उनके टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सवाल मैंने डाले हुए हैं क्विज फॉर्मेट में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है आपको अपनी जीके और इंग्लिश को कवर करने का। इसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग का भी मैं ये कोर्स डलवाऊंगा इस ऐप पर। उसके बाद ये 4 कोर्सेज हैं, इससे आप अपने चारों सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। उनकी वीडियोस, उनके पीडीएफ अवेलेबल हैं। ये सारे एग्जाम की टेस्ट सीरीज हैं। ये रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज हैं। ये आपके बाकी के कोर्सेज हैं, जैसे करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके एंड ऑल। बाकी की चीजें भी मिल जाएंगी। फिलहाल हम अपने पहले सवाल को शुरू करते हैं। सवाल पूछ रहा है, बार्ट डी बेवर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो होता क्या है ना, किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई इंपॉर्टेंट देश का अगर कोई लीडर बन के आता है ना, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भैया इसमें आप बेल्जियम को याद रखिएगा। बेल्जियम की पॉलिटिक्स ना थोड़ी सी खतरनाक है। अभी जो इससे इनसे पहले जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे ना, वो डी कुरू करके थे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डी क्रू। तो आप ये मान लीजिएगा कि ये वाले जो प्रधानमंत्री थे ना, इनके साथ गठबंधन में 7 टीमें थी, यानी कि 7 पार्टियां थी। तो इनके यहाँ थोड़ा सा ऐसा ही सिनेरियो रहता है। तो अभी ये रिप्लेस कर दिए गए हैं किससे? बार्ट डी वेवर से। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनके यहाँ कुछ गुट भी होता है, कुछ ऐसे पार्टियां होती हैं जो कि डच बोलती हैं। डच भी स्पीक करने वाले लोगों को यहाँ पर बोला जाता है फ्लैंडर्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लैंडर्स। ये वो पार्टी होती है जिसके लोग डच स्पीकिंग होते हैं। और इसके अलावा एक और पार्टी होती है जो कि फ्रेंच स्पीकिंग लोग होते हैं, उनको कहा जाता है वालोनिया। ये फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। तो इस तरीके का काफी ना यहाँ पर बटाव है। तो फिलहाल आप याद रखिएगा, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन आए हैं? बार्ट डी वेवर आए हैं। अगला सवाल देखेंगे भाई। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य के अंदर है? यानी कि विच स्टेट इज द होम टू इंडियाज फर्स्ट टाइगर व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर? तो जो भी हमारी CZA है, ये क्या चीज है? ये सेंट्रल जू अथॉरिटी। इन्होंने क्या किया है? इंडिया के पहले व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को अप्रूवल दिया है। कहां पर इसको ये सेटअप करने वाले हैं? मध्य प्रदेश के रेवा में। तो यहाँ पर क्या है ना, ये मतलब मुकुंदपुर, आपने व्हाइट टाइगर सफारी और जू के बारे में सुना होगा, उसको रिवाइज कर रहे हैं, उसका मास्टर प्लान ये तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आप ऐसे मान लीजिएगा कि आ, ये व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर भी बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, व्हाइट टाइगर की बात कर रहे हैं, तो आपने ना एक नाम सुना होगा, वो कौन है? महाराजा मर्तंद सिंह। तो भाई ये कौन है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ठीक है, आपके मध्य प्रदेश राज्य की। इन्हीं के द्वारा 1951 में पहले व्हाइट टाइगर को क्या किया गया था भाई? पाया गया था। इन्होंने ही पहला व्हाइट टाइगर फाउंड किया था। और उसके बाद इन्होंने ही स्टार्ट किया क्या, जो इनका ब्रीडिंग प्रोग्राम है कि भाई इनकी प्रजाति को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा। अभी यहाँ पर ये पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ शुरू कर रहे हैं, वो हमने जान लिया। अगला सवाल देखेंगे। इस क्लास की जो पीडीएफ है, मेरे ऐप से आप ले लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप और टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, ऐप पर भी इसकी पीडीएफ डली हुई है। तो जो सॉल्यूशन है हर सवाल के, उससे संबंधित जानकारी वो आपको पूरी इसमें लिखित रूप में मिल जाएगी। ठीक है जी।
किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की पहली बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन को लॉन्च किया है? भाई ये सवाल है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो है क्या, जो हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है, इन्होंने इनके साथ मिलकर जो आपका ऐसे मान लीजिएगा कि जो पावर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज करते हुए ये कुछ कंपोनेंट को बनाने के लिए उसकी पहले 3D प्रिंटिंग करेंगे, जिससे कि उस कंपोनेंट के जो भी डायमेंशंस वगैरह है उनकी स्टडी, उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो DRDO ने इसमें किसके साथ मिलकर काम किया है? अभी IIT हैदराबाद के साथ। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे आ जाइए। कोलेरू झील जो कि खबरों में थी, बताइए कि कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है? तो भाई ये न्यूज में क्यों है? जो आपका NGT है, NGT का मतलब क्या है आपका? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये NGT ने आंध्र प्रदेश की सरकार की ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहे थे कोलेरू वेटलैंड के अंदर, तो उसके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी कि भैया देखो आपके इन ट्रिब्यूनल, मतलब आपके इन प्रोजेक्ट्स की वजह से ना जो ये आपकी लेक है ना इसकी इसके अंदर ना इश्यूज हो सकते हैं, ये खतरे में आ सकती है। तो ये कोलारू जो झील है भैया ये है आपके आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। और ये जो झील आपको नजर आती है ना वो दो इंपॉर्टेंट नदियों के बीच में नजर आती है। तो एक तरफ है इसकी कृष्णा नदी और दूसरी तरफ है गोदावरी नदी। अच्छा, एक और सवाल आपका कोलारू लेक से बनता है, अगर आप में से किसी को आइडिया हो, आप लोगों से पूछा जाता है कि एशिया की लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एशियाज लार्जेस्ट शैलो वाटर लेक, उसमें आपको इसी कोलारू लेक का नाम याद रखना है भाई। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो स्पीशीज होते हैं जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स होती हैं या फिर पेलिकन्स होते हैं या फिर पेंटेड स्ट्रॉक्स जैसे इंपॉर्टेंट जो चिड़ियाएं या फिर स्पीशीज होते हैं वो यहाँ पर इस आपकी लेक के अंदर आकर रुकते हैं। ठीक है जी। चलिए आंध्र प्रदेश के अंदर आइए, अगला सवाल देखेंगे। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास मुख्य रूप से किन देशों में उगाया जाता है? अब आप बोलोगे कि सर जी ये कपास कौन उगा रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? अबे देखो इंपॉर्टेंट क्यों है। जो हमारी यूनियन PM नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर है यानी कि वित्त मंत्री हैं, इन्होंने अपने 5 साल के मिशन को अनाउंस किया। क्यों अनाउंस किया? क्योंकि ये कॉटन फार्मिंग प्रोडक्टिविटी और ये जो आपका एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन है इसकी प्रोडक्शन को इंप्रूव करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमारा चर्चा में आ गया। तो ये जो ELS यानी कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल की मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूं ना, आप ये मान लीजिएगा कि इसको कहा जाता है गोल्ड वैरायटी टेक्सटाइल्स के अंदर। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके तरीके से आप ऐसा मान लीजिएगा कि इनिशिएटिव है जिसमें इस ELS की ये प्रोडक्शन को इंप्रूव करना चाह रहे हैं। तो अभी जो करंटली हमारे देश के अंदर इस ELS का प्रोडक्शन होता है वो होता है महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। अभी कोशिश करी जाएगी कि भाई इसकी आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कीजिए। बड़े तौर पर इसे आपका उपाया जाता है चाइना, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और पेरू के अंदर। तो सवाल का आंसर आपका विकल्प नंबर बी रहेगा। ठीक है। चलिए आगे आएंगे भाई, अगला सवाल देखते हैं। डोगरी भाषा श्रेणी में साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2024 से मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया? तो हमारी सरकार ने पोस्टह्यूमसली डोगरी लैंग्वेज के अंदर जिसे 2024 का साहित्यिक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया है वो है भी चमन अरोड़ा जी। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भैया जो इनकी बुक थी जिसको लेकर इनको ये अवार्ड दिया गया है वो है एक होर अश्वत्थामा। तो हमसे कभी कभी किताबों के भी नाम पूछ लिए जाते हैं ना कि इसके राइटर कौन है। तो हमारी जो कल्चर मिनिस्ट्री है उन्होंने कंफर्म किया कि भाई इनका ये सिलेक्शन हम करते हैं। 2024 का जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है डोगरी लैंग्वेज की कैटेगरी के अंदर वो किसको दिया जाएगा? भाई चमन अरोड़ा जी को दिया जाएगा। ठीक है। चलिए आगे आएंगे, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा रोमेटाइड आर्थराइटिस किस प्रकार का रोग है? अब आप लोग बोलोगे कि सर जी ऐसे जो अलग अलग प्रकार के न्यूज में बनने वाले रोग होते हैं इनको भी पूछते हैं, तो जी बिल्कुल पूछते हैं।
तो हुआ क्या ना, कुछ जो शोधकर्ता होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, उन्होंने एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम को क्या किया है, डेवलप किया है। वो किस प्रकार का ड्रग डिलीवरी सिस्टम है? सेल्फ एक्चुएटिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, सेल्फ एक्चुएटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम को इन्होंने क्या किया है, डेवलप किया है। और ये किसके लिए डेवलप किया है? ये इसी आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इन्होंने डेवलप किया है। इसके अंदर जो आपका थ्योरेपेटिक एजेंट्स होते हैं, जिसकी जरूरत होती है कि भाई अगर जॉइंट्स के अंदर जलन हो रही है तो उसमें ये हेल्प करता है। तो ये एक ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जो ये RA की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, उसको लेकर इन्होंने ये नया एक सिस्टम डेवलप करा है। तो ये हमारे लिए चर्चा में बन गया कि भैया डिजीज किस प्रकार का है। ठीक है जी, चलिए आगे आएंगे। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा सांसद योजना 2.0 को शुरू किया है? तो देखो, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उन्होंने राज्यसभा के अंदर एक भाषण दिया। इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी कि भाई ये जो NYPS यानी कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री स्कीम है, इसके 2.0 को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका उद्देश्य क्या है हमारे लिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हो गया, या फिर डिसिप्लिन हो गया, या फिर टॉलरेंस हो गया, या फिर पार्लियामेंट के अंदर होने वाली जो प्रैक्टिसेस हैं उनके लिए अवेयरनेस हो गई, उसको उसको क्या करता है, ये स्ट्रेंथन करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। इसमें हिंदी ऐड नहीं हो पाई है भाई। इन्होंने पूछा है कि नोडल एजेंसी कौन है किसकी? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन इंडिया। तो अभी ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया के अंदर होने जा रही है। तो हुआ क्या, जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है इस आपके आईबीसीए का मतलब क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, इसको फोर्स में ला दिया गया है। और भारत ने स्थापित किया आपके इस आईबीसी को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के थ्रू, जो कि किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको 2023 के अंदर इन्होंने लॉन्च किया था, हाल ही में चर्चा में था कि जो उसका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है वो आपका फोर्स में आ गया है। तो ये याद रखेंगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेटरी कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट एजेंसी है, इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गैम्बूसिया एफिनिस जिसको समाचार में देखा गया, ये किस प्रजाति से संबंधित है? तो यार आप लोगों को पता है, जब हम बायोलॉजी या फिर बायो डायवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं ना, तो करंट अफेयर में अभी हाल फिलहाल में कोई स्पीशीज कुछ आप सुनने देख लें तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हुआ क्या है, अगेन फिर से हमारा ये चर्चा में इसलिए था कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT है, इन्होंने सरकार से प्रतिक्रिया मांगी है कि भाई क्या वो इस गैम्बूसिया एफिनिस को यूज कर सकते हैं। अब ये क्या होती है, ये एक मॉस्किटो फिश है। ये एक मॉस्किटो फिश है। इसके इसको यूज किया जा रहा है कि ताकि ना जो मॉस्किटो हैं उनको कंट्रोल करा जा सके। क्योंकि ये जो मछलियां होती हैं वो पानी में अगर रहती हैं तो जो मॉस्किटो का शुरुआती जीवन काल का शुरुआती टाइम होता है उसमें इनके अंडों को खा जाती है। हाँ। तो ये मॉस्किटो फिश है भाई, इसलिए चर्चा में थी। NGT ने सरकार से रिस्पॉन्स मांगा है कि इसको यूज कर लें या ना कर लें, तो इसलिए चर्चा में था ये। ठीक है, चलिए आगे आ जाएंगे। किस देश ने इस्कंदर M सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित किया? यार आप लोगों ने इसको सुना होगा। ये एक्चुअली में मिसाइल को ना 2008 में इस देश ने जॉर्जिया के अगेंस्ट भी इस्तेमाल किया था, तब भी ये आपकी इंपॉर्टेंट चर्चा में थी। तो ये एक रोड मोबाइल शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको विकसित किसके द्वारा किया गया है? रशिया के द्वारा किया गया है। तो इस्कैंडर M टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल इसका नाम है। आगे आएंगे भाई। प्रसाद योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? ये बार आखिरकार ये चर्चा में क्यों है? तो जो भाई हमारी संसदीय कमेटी होती है ना, उन्होंने सरकार से गुजारिश करी है कि आप अपना ना एक क्लियर हमें स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर डेवलप करके दो, सो दैट के हमें अगर प्रसाद स्कीम को लेकर कोई भी अप्रूवल चाहिए होता है, उसे हम ना टाइम से ले सकें।
अब ये प्रसाद क्या है? ये है जो श्रद्धालुओं के वो जो जहाँ पे वो जाते हैं, जिन स्थलों पे वो जाते हैं, उन स्थलों को रिजुविनेट करना। और एक एक तरीके से इसका इसकी फुल फॉर्म कुछ ऐसे है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पिलग्रिमेज रिजुविनेशन ऐसे करके है कुछ, एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव, कुछ इस तरीके से है। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च किया गया था। चर्चा में क्यों थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसको लॉन्च किया गया था भाई 2014 में। इसमें वही होता है कि जो श्रद्धालुओं के इंपॉर्टेंट स्थल होते हैं उनको डेवलप करना, उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाना, जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको क्या करना, कंजर्व करना, संरक्षित करना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। आगे आएंगे। ब्रायोसिप्लस भराटिकस, जिसको समाचारों में देखा गया, वो कौन सी प्रजाति से संबंधित है? तो भाई देखो, ये एक नई प्रजाति को डिस्कवर करा गया है और पुणे के पास से इस की नई प्रजाति को ये डेवलप करा गया है। ये वाटर फ्ली की एक नई प्रजाति है। ठीक है। और ट्रॉपिकल एशिया में एक तरीके से आप मान लीजिए पहली डिस्कवरी है। तो अगर किसी नई स्पीशी की डिस्कवरी करी जा रही है तो यार उसका साइंटिफिक नेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये याद रखिएगा प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय शहर फोर्ट विलियम का घर है जिसका नाम हाल ही में बदलकर विजय दुर्ग रख दिया गया? अभी आपने सुना होगा ना फोर्ट विलियम के बारे में, जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो ईस्टर्न आर्मी कमांड थी अंग्रेजों की, उसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो सभी को पता है ना भैया कि कलकत्ता में था। तो इसका नाम इन्होंने अभी यहाँ पर क्या किया है, बदला है। इसको आपको सभी को पता है कि 1773 के अंदर बिल्ड किया गया था और उस समय पर जो किंग विलियम हुआ करते थे, इंग्लैंड के किंग विलियम थर्ड, उसके नाम पर इसको रखा गया था। तो इसका नाम बदला गया भी, अभी विजय दुर्ग रखा गया, ये हमें याद रखना है। आगे आएंगे। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा स्ट्राइकर क्या है? भाई ये इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या, आप लोगों को पता है, जब दो देशों की इंपॉर्टेंट डीलिंग होती है, जैसे कि इंडिया यूएस की एक इंपॉर्टेंट डील हुई, जहां पर इसी इंपॉर्टेंट कॉम्बैट व्हीकल को इंडिया ने कहा है कि भाई हमें चाहिए ये। तो ये कॉम्बैट व्हीकल है, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, और भारत को ये यूएस इसको प्रदान करेगा। तो यूएस की आर्मी जो उनका जो इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो ऐसे डिफेंस वाले इक्विपमेंट बनाते हैं, जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम करके कंपनी है, उससे इंडिया प्राप्त करेगा इनको। ठीक है। तो नाम क्या है इसका? स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है ये। ओके, चलिए आगे आ जाइए। किस मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक अभियान को शुरू किया है? शतावरी फॉर बेटर हेल्थ को लॉन्च करने वाले मिनिस्ट्री का आपको नाम बताना है। अब देखो है क्या चीज, इसके अंदर जो आपकी औषधियां वाले प्लांट होता है, यानी कि जो मेडिकल प्लांट्स होते हैं, इनकी अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इनका कैंपेन है। तो इसको जो एक इम्पॉर्टेंट हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, प्रताप राव जाधव, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अभी आपको पता है कि ये जो हम ऐसे कैंपेन देखते हैं वो ना आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत देखते हैं। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आपका शामिल है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, कैंपेन है। कैंपेन का नाम भी याद रखना है और किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है वो भी याद रखना है। अगला सवाल है, पोंग डैम झील वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? तो देखो हुआ क्या ना, हर साल आपके ना कई सारे सर्वे होते हैं। तो 2025 का एक सालाना बर्ड काउंट कराया गया था इसी पोंग डैम लेक के अंदर। और यहाँ पर इन्होंने इसकी जो स्पीशीज और बर्ड्स की जो नंबर है ना, उसको जब रिकॉर्ड किया तो इन्होंने पाया कि वो आज तक के सबसे ज्यादा नंबर पे है। तो भाई इसकी लोकेशन है हिमाचल प्रदेश के अंदर। अच्छा, इस पोंग डैम लेक को ना एक और नाम से जाना जाता है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, महाराणा प्रताप सागर। ये भी याद रखना है। तो ये एक मैन मेड रिजर्वॉयर है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी नदी के ऊपर है तो आप उससे भी याद रखिएगा, ये
बीस रिवर के ऊपर बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में। ठीक है जी, चलिए आगे आ जाइए। अगला सवाल है, हाल ही में किस शहर में एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन किया गया है? एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी, तो देखो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उन्होंने इस एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी को ग्रेटर नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के अंदर इसका उद्घाटन किया। उद्देश्य यही है कि जो वर्ल्ड क्लास की स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग वगैरह होती हैं, उसको लोगों को, स्टूडेंट्स को दिया जा सके, सो दैट के वो फॉरेन लैंग्वेजेस को पढ़ सकें, हेल्थ केयर के अंदर जो नई नई स्किल्स हैं उसको अपना धारण कर सकें, उसको प्राप्त कर सकें। तो इसको ग्रेटर नोएडा के अंदर स्थापित किया गया है। अगला सवाल है, पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया था? आप देखो जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने लगभग 10,000 करोड़ रुपए की एक डील साइन करी है, ठीक है, आर्मी के इस पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए। तो ये चर्चा में थी, और इसको आपका डीआरडीओ ऑब्वियसली डेवलप करेगा, वही शामिल रहते हैं। तो इसको आप याद रखते हैं। तो ये जो पिनाका की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ना, ये एक बैटल प्रूवन ऑल वेदर आर्टिलरी वेपन सिस्टम है जिसको ये डेवलप करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। इसरो ने किस संस्थान में फीस्ट फीस्ट यानी कि फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर को क्या किया है? डेवलप किया है। इसरो ने किया है। तो अभी इन्होंने इसका क्या ये लॉन्च किया है, सॉफ्टवेयर लेकर आए हैं, इसका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर लेकर आए हैं। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन है इस फीस्ट सॉफ्टवेयर का। तो अभी क्या हुई थी ना, एक मीटिंग हुई थी आईआईटी हैदराबाद के अंदर, इनका 8th ये नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर की मीटिंग थी। लगभग वहां पर 250 से ज्यादा इंडस्ट्री लीडर्स आए थे, एकेडमिक और रिसर्चर्स आए थे, जहां पर इसको इन्होंने अनवील किया। तो याद रखेंगे ये सी विकल्प आईआईटी हैदराबाद इसमें करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने विकसित गांव योजना को शुरू किया है? भाई किसी भी राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई इंपॉर्टेंट उद्देश्य के साथ कोई स्कीम लॉन्च करी जाती है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो उड़ीसा सरकार के मुख्यमंत्री हैं, कौन है? मोहन चरण मांझी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया ये 5,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें जो ये रूरल और अर्बन डेवलपमेंट गैप होता है ना, ये उसको फिल करेंगे। इन्होंने कहा है कि भाई हमारे राज्य के लगभग 60,000 से ज्यादा जो गांव हैं, जो विलेजेस हैं, उनको डेवलप करा जाएगा। उनको अच्छे तरीके से वहां पर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो उनकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको जरूरत होती है, सो दैट के रूरल एरिया में जो कंडीशन है, जो जीने वाली कंडीशन है, उसको बेटर बनाया जा सके। तो नाम क्या है इसका? विकसित गांव स्कीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? भाई देखो जो कर्नाटक सरकार है ना, उन्होंने इस सेंचुरी को ओपन करने की एक तरीके से प्लान बनाया है। इसको लिए किसके लिए? वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए, कि लोग जाएं और वहां पर एंजॉय करें, अलग अलग प्रकार के जानवरों को देखें। तो ये कर्नाटक के अंदर लोकेटेड है, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आगे आ जाइए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? आप देखो जो ये न्यूज चर्चा में है वो क्यों है? जो यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अप्रूवल दे दिया। उन्होंने क्या अप्रूवल दे दिया? 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। अब ये भी याद रखिएगा कि 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी को। तो इसको 1994 के अंदर स्थापित किया गया था। 3 साल का इनको एक्सटेंशन मिल गया है। ये आता है भाई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंतर्गत। ठीक है जी, चलिए आगे आइए। दया नदी जिसे खबरों में देखा गया कि वो कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो देखो जो नदी वगैरह होती है ना, इन नदियों को सेव करने के लिए जो आसपास के गांव वाले होते हैं ना, उन्होंने क्या कर दिया? प्रोटेस्ट कर दिया, उन्होंने धमकी दी। इसको चीफ मिनिस्टर को, कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर को? उड़ीसा राज्य के चीफ मिनिस्टर को।
भैया आप अगर हमारी इस नदी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना कोई डिसीजन नहीं लोगे ना, तो भाई देखो हम आपके जो आपका जो आवास है ना उसके सामने धरना देंगे, या फिर आप उसको कंट्रोल करने के लिए अगर आपने कोई कदम नहीं उठाया। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट चर्चा में थी, दया रिवर की मैं बात कर रहा हूँ। इस दया रिवर की ओरिजिनेशन यानी कि जहां से उत्पत्ति होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये कुशाभद्र रिवर है एक, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। रिवर है, इससे इसका ओरिजिनेशन है। और याद रखिएगा ये आगे जाकर जो उड़ीसा की चिल्का लेक नहीं है उसमें भी जाकर इसका पानी मिलता है, दया रिवर का। तो ये इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा राज्य के अंदर ये रहती है। अगला सवाल है, दशावतार किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नाट्य रूप है? तो अभी इसको ना रिसेंटली महाराष्ट्र के अंदर परफॉर्मेंसेस हुई थी। एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है जिसका लगभग 800 साल पुराना इतिहास है। इसके अंदर भगवान विष्णु की ना 10 अवतारों का रिप्रेजेंटेशन होता है। अलग अलग नाम है जैसे कि मत्स्य, कुर्मा, वराह, उनका एक प्रकार से अवतार यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। तो ये महाराष्ट्र और गोवा के अंदर फेमस है भाई, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई कहने की जरूरत नहीं है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट करी गई क्या एक्सरसाइज विंग्ड रेडर्स, याद रखिएगा। तो ऐसी जो जैसे कि ये वाली एक्सरसाइज है ना, इसका फोकस है कि ये अपना एक स्पेशल एयरबोर्न ऑपरेशन को इम्प्रूव कर सकें, जो इनकी इंटर सर्विस एनर्जी है उसको इम्प्रूव कर सके, जो इन दोनों सेनाओं के बीच में इनकी इंटर ऑपरेटेबिलिटी होती है उसको इनहेंस कर सकें। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? एक्सरसाइज विंग्ड रेडर्स। अगला सवाल देखेंगे, IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? भाई ये जो आपका कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन कराया जा रहा है नई दिल्ली के भारत मंडपम में। तो जितेंद्र सिंह ने इसका इनॉग्रेशन किया था। इसके अंदर जो डेलीगेशंस है वो आपके साथ में आते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन करते हैं। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? तो भैया ये उड़ीसा राज्य का पहला कैप्टिव ब्रीडिंग है ये सांबर के लिए। तो ये उड़ीसा राज्य के अंदर है। मैं सतकोसिया टाइगर रिजर्व की बात कर रहा था, इसको याद रखेंगे। अगला है, हु वॉन 2025 चेन्नई ओपन टेनिस मैन सिंगल? तो ऐसे सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये क्लारियन जैकेट के द्वारा जीता गया, और जिसको इन्होंने हराया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है एलियास यमर। ये भाई साहब आपके स्वीडन के हैं, इनको याद रखिएगा, इनके द्वारा ये रनर अप रहे। अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो इसकी ये थर्ड एडिशन थी भाई, इसकी ये थर्ड एडिशन थी और इसका आयोजन कराया गया इजिप्ट के अंदर। ठीक है, चलिए भाई आज के लिए इतना ही। यही आपका आज के हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कशन था। और आपको पता है ये हमारा वीकली डिस्कशन है। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।